Hello and welcome to MS Classes. As promised, this is a video on current affairs related to international relations from the month of June. So, कौन कौन से IR के टॉपिक्स आए हैं जून में? So, कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, so we have 4 इंडिया कंट्रीज़ रिलेशनशिप में बांग्लादेश, फ्रांस, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। क्योंकि ये जून का मंथ है तो अगस्त में नई गवर्नमेंट बनी थी, सो इट मीन्स कि अगस्त में फिर से बांग्लादेश का इशू आया होगा, तो वी विल नॉट बी स्टडिंग बांग्लादेश हियर। देन विल सी फ्रांस, जापान, यूरोपियन यूनियन। देन व्हाट वर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर इन न्यूज़? G7। एंड दूसरी चीज़ थी राइज ऑफ मिनी लेटरल्स। और उसके अलावा कौन कौन से इश्यूज हैं? दैट इज फर्स्ट इज इंडिया एज अ ग्लोबल पीस मेकर, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर आर्सेनल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, राइट ऑन whether we should change our nuclear doctrine from no first use policy. So whether we should be changing from this policy or not, please write in the comment box. So let's start. Firstly हम करेंगे इंडिया एज अ ग्लोबल पीस मेकर। सो इंडिया एज अ ग्लोबल पीस मेकर अगर हम देखें तो वी विल बी सेइंग कि इंडिया की कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस, जहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिया एज अ ग्लोबल पीस मेकर। तो वी फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल वी हैव क्रिएटेड दिस इमेज ऑफ आर्स कि हम ग्लोबल पीस मेकर हैं। अगर हम देखते हैं थ्रू हिस्ट्री, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हमने कैसे दोनों जो ग्रुप्स बने थे, वन विद रिस्पेक्ट टू यूएस और दूसरा जो पावर ब्लॉक बना था वो यूएसएसआर का, तो हमने दोनों को ना ज्वाइन करते हुए तो वी शोड दैट वी डू नॉट वांट वॉर, और दिस इज हाउ वी अवॉइडेड वॉर। सो दिस इज हाउ वी वर अ ग्लोबल पीस मेकर। दूसरी चीज़, हमारा अपना एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल इश्यूज एंड एक्सटर्नल। मिजोरम का इशू अगर हम देखें तो मिजोरम के साथ हमारा, मिजोरम में जो रेबल ग्रुप्स थे उनके साथ हमारा जो अकॉर्ड हुआ, हमारे एग्रीमेंट्स हुए, तो दिस शोज दैट वी आर अ ग्लोबल पीस मेकर्स। वी आर नॉट जस्ट वी डू नॉट बिलीव इन मेकिंग पीस आउटसाइड ऑफ इंडिया बट ऑल्सो इनसाइड इंडिया। अगर बात करें अफगानिस्तान में, वी टुक सो मेनी स्टेप्स जिससे अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज किया जा सके। इन अर्ली 2000s हमने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की। देन श्रीलंका की क्राइसिस में भी हमने मीडिएट करने की कोशिश की। देन अगर हम बात करें पीस बिल्डिंग थ्रू डेवलपमेंट, सो वी डिड नॉट जस्ट, हम बात नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। सो लाइक अफ्रीका में हमारी सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा, हम वी बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन पीपल। सो अफ्रीका में हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अफगानिस्तान में हमारी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स थी, लाइक नेशनल पार्लियामेंट था, वी बिल्ड लाइब्रेरीज, we build hospitals there in Afghanistan. This shows that we not just believe in peace building but also we walk the talk. Then cultural diplomacy की बात करें तो our focus is on Vasudev Kutumbakam, that whole world is a family. So based on that हम उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी रिलेशनशिप्स जो है उसी बेस पे, वी डू नॉट बिलीव इन टेकिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इंटरेस्ट। किसी को मजबूरी हो तो उससे हम फ़ायदा नहीं लेते। हम वी बिलीव, हमारा यही वैल्यू है कि हम सबको एक फैमिली मानते हैं। दिस इज़ हाउ वी आर, आर कल्चरल डिप्लोमेसी इज बेस्ड ऑन दैट। हम किसी की जो है वी डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स वीकनेसेस, वी बिल्ड देम, वी मेक देम स्ट्रॉन्ग। दिस इज हाउ वी आर। देन पीस मेकिंग मिशंस हमारे मल्टीपल चल रहे थे। वी हैव बीन पार्ट ऑफ UN पीस कीपिंग मिशंस। This shows that we are very much into global peace making. Then other जो
एग्जाम्पल्स हैं जो शो करती हैं कि वी आर ग्लोबल पीस मेकर्स, इंटरनेशनल पीस में हमारी कंट्रीब्यूशन। फर्स्टली मल्टी अलाइनमेंट, हम ऐसा नहीं है कि हम एक के साथ अलाइन हो गए, हम वी बिलीव इन मल्टी अलाइनमेंट्स, वी बिलीव इन मल्टी पोलैरिटीज, वी डू नॉट बिलीव इन साइडिंग विद वन। फॉर एग्जांपल क्वाड जब हमने ज्वाइन किया तो वी वर शोन कि हम वेस्ट की तरफ ज़्यादा मुड़े हुए हैं, वी बट जब हमने एस को ज्वाइन किया तो हमें पता चला, लोगों को, कंट्रीज केम टू नो कि दे आर नॉट they are not at alliance with anyone. They believe, as I told you earlier, we believe in multipolarity, we believe in building the relationships, we do not believe in taking advantage of others weaknesses. So this is how we are. But वाई इंडिया, हम बात करते हैं कि जी हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि वी आर ग्लोबल पीस मेकर्स एंड वाई डू वी नीड, वाई, मतलब ऐसा क्या है कि हमें इस पे फोकस करना पड़ रहा है। लेट्स सी वाई ग्लोबल पीस मेकिंग इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। तो पहला जो इसमें मतलब कंटेम्परेरी शॉक्स अलोंग अक्रॉस द ग्लोब, यूक्रेन गाजा में वॉर चल रहा है, उसके बाद कन्फ्लिक्ट ताइवान में चांसेस हैं विद चाइना, ट्रेड डिसरप्शंस हो रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एनर्जी क्राइसिस हो रही है, फूड इनसिक्योरिटी। सो अब जब इतने इश्यूज हैं तो जब पीस होगा तो इट विल लीड टू डिक्रीजिंग ट्रेड डिसरप्शंस, डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन। सो दिस इज हाउ it will work in India's favor. So when there is peace in the world, as APJ Abdul Kalam ने बड़ा अच्छा गाया है कि when there is peace in the country, there is peace in the world, there is peace in the world, there is harmony in the world. This is how it is. So जब peace होगा उसकी वजह से ट्रेड बेहतर होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा, तो लोग जो हैं कॉमन पीपल दे विल नॉट सफर। दूसरी चीज इनफेक्टिव यूएन सिस्टम, इंडिया, क्योंकि जब यूएन वाज नॉट एबल टू स्टॉप वार्स इन यूक्रेन एंड इन पैलेस्टाइन, सो ग्लोबल पीस मेकिंग इंडिया के इंटरेस्ट में इसलिए है क्योंकि इंडिया बिलीव्स इन वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया बिलीव्स दैट होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। जब होल वर्ल्ड इज अ फैमिली तो कोई भी इशू होगा, फैमिली के बीच में इशू होगा, तो इट विल बी अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। So India believes in, as India believes in world as a family. So any issue that arises is against India's interest. Then potential global pair. जब इंडिया wants to be a global super power, so जब इंडिया अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहेगा, so it has to be at the global level, it has to have a stance. It should not be कि हम बैठे रहेंगे, we will not say anything तो हम ग्लोबल सुपर पावर बन जाएंगे, ऐसा it is not possible. We have to have a stance in order to become a superpower, in order to become a global peacemaker. एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंडिया की सिक्योरिटी जो है अपनी, नॉट जस्ट एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन हाउ much peace is there in the world. So India's direct interest de-escalating tensions between, for example, Korean Peninsula में, क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडिया कोरियन पेनिनसुला में क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और नॉर्थ कोरियन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है, देयर इज अ कनेक्शन. So when there is a peace in the world, there is peace in the India. So this is, so India में peace होगा तो world में peace होगा, world में peace होगा. So these are both are interconnected. Now let's see what are the challenges for India, or issues or barriers for India to become a global peacemaker. सबसे पहला जो इशू है दैट इज, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम बैरियर्स और इश्यूज को दो में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज इंटरनल, दूसरा इज एक्सटर्नल. हम बात करते हैं कि जी हम ग्लोबल पीस मेकर हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बट हमारा इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं. मणिपुर का इशू, कश्मीर इशू है. सो देर आर मल्टीपल इश्यूज दैट इंडिया इज फेसिंग इंटरनली, इन दैट इंडिया इज नॉट एबल टू सॉल्व. सो जब आप घर में अपने हालात को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो हाउ कैन यू बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आउटसाइड. दूसरा रिसोर्स कंस्ट्रेंट, already हमारे resources are limited. If you want to be a global peacemaker, then you will have to have so much of resources, but that we do not have. So these are two internal barriers for India to be a global peacemaker. Then
एक्सटर्नल इश्यूज़ क्या हैं? एक्सटर्नल इश्यूज़ सबसे पहला कि हमारी पैसिव इन्वॉल्वमेंट है। पैसिव इन्वॉल्वमेंट विद रिस्पेक्ट टू कि फॉर एग्ज़ाम्पल गाज़ा पैलेस्टाइन का इश्यू है, तो वी आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली कि हम किसी साइड के साथ हैं। वी आर पैसिव, हम बस बात कर रहे हैं कि वी बिलीव इन डिहाइफिनेशन, वी बिलीव इन टू स्टेट्स थ्योरी। डायरेक्टली हमारा कोई भी उसके साथ, वी जस्ट आर पैसिवली इन्वॉल्व्ड। रीजनल कन्फ्लिक्ट्स की बात करें, पाकिस्तान के साथ हमारा इशू, नेपाल के साथ भी इश्यूज चल रहे हैं, इवन ये अब बांग्लादेश के साथ भी हमारे इश्यूज चल रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज। उसके बाद चाइना के साथ हमारे इश्यूज चल रहे हैं। जियो पोलिटिकल अलाइनमेंट्स, जब हम क्वाड को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्वाड इज अ मिलिट्री अलायंस, तो क्वाड के ज्वाइन कर रहे हैं तो विच शोज दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। सो अगर आप एक साइड हो रहे हो, विच शोज दैट यू आर अलाइनिंग विद समवन, तो जब आप अलाइन कर रहे हैं, एक पार्टी के साथ अलाइन कर रहे हैं, तो दैट पार्टी इज आल्सो इज हैविंग कन्फ्लिक्ट्स विद द अदर पार्टी। सो यू कैन नॉट बी अ ग्लोबल पीस मेकर व्हेन यू आर ऑन वन साइड, यू हैव टू बी न्यूट्रल। ओके, देन डिप्लोमेटिक कैपेसिटी, हमारी इतनी डिप्लोमेटिक कैपेसिटी नहीं है, it is limited that we can be global peacemaker. So this is India as a global peacemaker. पहले हमने बात की कि how India can be a global peacemaker, what are the contributions of India in global peacemaking. तो इंटरनल हमने देखा कि इंडिया की इमेज क्रिएट की गई है, क्रिएट हो चुकी है, हिस्टोरिकल हमने देखा। देन हमने एक्सपीरियंस, जो इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस से हमारी इमेज बनी। देन हमारा जो इवन कि हम डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, हम दूसरी कंट्रीज में डेवलप करते हैं चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। दिस शोज दैट वी आर प्रो डेवलपमेंट, प्रो पीस। देन कल्चरल डिप्लोमेसी हमारी इस बेस पे है कि हम इंटरनेशनल ग्लोबल पीस जो है उसको सपोर्ट करते हैं। देन पीस कीपिंग मिशंस भी हमारे जो, उसके बाद हमारी मल्टी अलाइनमेंट हमारी है, हम दोनों तरफ झुके हुए हैं। देन वी आर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। जब अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड किया गया, विच शोज दैट इससे पहले भी कितनी कंट्रीज को प्रेसिडेंटशिप मिली, बट दे डिड नॉट इन्वॉल्व अफ्रीका। सो इंडिया जब अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड करता है, विच शोज दैट इंडिया इज अ वॉइस ऑफ द साउथ। देन हमने बैरियर्स देखे, इंटरनल बैरियर्स, एक्सटर्नल बैरियर्स। इंटरनल बैरियर्स में हमने देखा कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। एक्सटर्नल में हमने देखा कि हमारी बाहर पैसिव इन्वॉल्वमेंट है, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हमारे अपने हैं, तो हम क्या पीस करेंगे। जियो पॉलिटिकल अलाइनमेंट एक तरफ हो जाता है। देन डिप्लोमेटिक कैपेसिटी इज लिमिटेड। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? Then let's see what is the way forward. Way forward in India's role as a wish bandhu, that is world's friend. India must adopt more proactive stance. So passive involvements nahi, we want more active stance. Then we should believe in partnerships in peacemaking efforts among like-minded countries. Then capacity building, हमारी इतनी capacity, हमारी diplomatic relationship, हमारी diplomatic capacity should be such कि हम कुछ ना कुछ चेंजेस ला सके, किसी भी कंट्री को की पॉलिसीज में इन्फ्लुएंस ला सकें। दिस कैपेसिटी बिल्डिंग क्या कह रहे हैं? फॉर्म पीस टीम्स विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड थिंक टैंक्स टू स्टडी ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स एंड डेवलप रेजोल्यूशंस सिमिलर टू नॉर्वे पीस यूनिट इन ओस्लो। सो दिस इज अ नॉर्वेज पीस यूनिट इन ओस्लो। ऑन दिस लाइन्स हमें वी शुड बी forming our policies. So this is the first topic of June 2025 for India as a global peacemaker. So we have done this. Now let's see G7 and rise of minilaterals. So firstly minilaterals कर लेते हैं. What are minilaterals? इस टॉपिक में हम करेंगे what are minilaterals, reasons for rise of minilaterals, benefits for India and issues with minilaterals. Minilaterals जब बाद हम बात करते हैं UN की बात करते हैं, तो UN जैसे हो गया, NAM की बात करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज हैं उसमें, दीज आर मल्टीलेटरल्स, दीज आर नॉन मिनीलेटरल्स। तो बट छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, सो दीज आर द एसोसिएशंस ऑफ फ्यू कंट्रीज, सो दीज आर मिनीलेटरल्स। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाई देयर इज अ राइज ऑफ मिनीलेटरल्स, what are the issues with minilaters and what should be the way forward. So firstly हम देखते हैं definition. So how would we would be remembering it? Minilaterals are IMTI and TCS. What is it? That is IMTI क्या हो गया? It's informal
and more targeted initiatives. So minilaterals क्या है, इनफॉर्मल हैं. सो फर्स्टली ये इनफॉर्मल है, दे फॉर्मल नहीं है, वो टारगेटेड इनिशिएटिव्स हैं. व्हाई? Because they want to address specific threats, contingencies, or security issues. So these are IMT, TCS. IMT means informal and more targeted initiatives. Why? To address specific threats, contingencies or security issues. So इसमें few countries होती हैं which share same interest for resolving within a finite time. अब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास मिनीलेटरल से सिक्योरिटी के रिलेटेड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के रिलेटेड अभी हमने क्वाड की बात की, इंडिया जापान यूएस ट्राइलेटरल, इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल, इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन, आसियान, G20. सो दीज आर इकोनॉमिक बेस्ड मिनीलेटरल्स. सो देखते हैं what are the reasons behind the rise of minilaterals. So reasons of rise of minilaterals, सबसे बड़ा रीजन है कि मल्टीलेटरल्स के साथ इश्यूज. So what are the issues with multilaterals? Let's see. सबसे पहला ये tyranny of majority. So few countries are having great power, उसकी वजह से वो मल्टीलेटरल को डिसफंक्ट करते. फॉर एग्जांपल यूएस यूएस रिसेंटली वो जब हमारा पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस था फ्यू इयर्स अगो, इट बैक्ड ऑफ और छोड़ के निकल गया. सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास इकोनॉमिक पावर है उनकी टायरनी रहती है. सो दे वांट every decision to be in the line of their own policies. So उनकी policies multilaterals में जैसे UN की बात करें तो there is an issue of P2 versus P3. So जहाँ पे एक ग्रुप जो है that is against the other group, अगर एक ग्रुप कुछ डिसीजन लेता है दूसरा ग्रुप उसको जो है वो करता है, उसको उसके ओपोज करता है. सो देयर इज टायरनी. दूसरी चीज ओवरकमिंग challenges with multilateralism. So multilateral जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या क्या इश्यूज है, पोलराइजेशन, आइडियोलॉजिकल फाइटिंग जो हमने अभी बात की, P2 वर्सेस P5, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन. अब मल्टीलेटरलिज्म जो था ग्लोबलाइजेशन के बेस पे था, बट आफ्टर कोविड-19 देयर इज न्यू कंसेप्ट ऑफ रिवर्स ग्लोबलाइजेशन. बिकॉज ऑफ दैट मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशंस है दे आर बिकमिंग डिफंक्ट. इंस्टीट्यूशनल सिक्लोरोसिस, यूएन की बात करें, WTO, इनके साथ मल्टीपल इश्यूज हैं, सो विच मेक्स देम इंस्टीट्यूशनली डिफंक्ट. सो दिस इज अनदर इशू. चेंजिंग बैलेंस ऑफ पावर एंड मोर असर्टिव चाइना. सो चाइना का राइज होना और असर्टिव राइज होना, this also brings into consideration कि multilateral जो organizations they are becoming less active and less powerful. Then benefits of minilaterals. On one hand there is declining power of multilateral organizations. On the other hand there are benefits of minilaterals. So मिनीलैटरल्स के राइज के दो रीजंस क्या है. पहला कि जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डाउनफॉल हो रहा है, और ऑन दी अदर हैंड मिनीलैटरल्स के बहुत ज़्यादा फायदे हैं जो ऊपर इश्यूज हैं उसको कवर करते हुए. फॉर एग्जांपल सबसे पहला फायदा क्या है, स्ट्रेटेजिक रेशनल. जो छोटी छोटी 2-3 कंट्रीज मिलेंगी तो उनके इंटरेस्ट जो हैं कॉमन गोल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल है, उनका क्या कॉमन गोल है, फेयर ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक. सो इनके कॉमन गोल्स हैं. अगर फॉर एग्जांपल और कंट्रीज भी ऐड हो जाएंगी, क्या पता वो जो है फेयर ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक ना चाहते हो. सो सेम इंटरेस्ट की कंट्रीज जो हैं दे ज्वाइन विद ईच अदर. देन इजी टू स्ट्राइक कन्वर्जेंस. कम कंट्रीज हैं तो कोई भी अगर इशू है तो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है. कन्वर्जेंस जो है दैट बिकम्स वेरी इजी. सीकिंग इनफॉर्मल डायलॉग्स इन अ फ्लेक्सिबल एंड विदाउट रिजिड कमिटमेंट्स. सो जो भी डिसीजन लिया जाता है दैट इज फ्लेक्सिबल, मतलब कभी भी चेंजेस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंजिंग कंडीशंस एंड विदाउट रिजिड कमिटमेंट्स. ठीक है. सो दीज आर टू रीजंस, बेसिकली टू बिग रीजंस of rise of minilaterals. First is decline of multilaterals and second is the benefits of minilaterals. Now let's see what are the benefits of
मीनीलैटरल्स फॉर इंडिया. सो फर्स्टली इज, अगर मीनीलैटरल जो है bring they bring India, they make India as a voice of global south. For example, IBSC trilateral, that is India, Brazil, South Africa trilateral, they want to bring reforms in multilateral institutions. So ये वाली जो मीनीलैटरल्स हैं, ये they become voice of global south. ओके जैसे ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इट वांट्स टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन. सो अगर ये तीनों मिलेंगी तो ये बात अपनी निकाल सकते हैं. दे गेट दिस प्लेटफॉर्म टू रेज देयर इश्यूज. एंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, क्वाड की बात करें, ओपन स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक. सो इट ब्रिंग, इंडिया के लिए फायदा क्या है कि यूनिलैटरल्स का, कि इट प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी. ओके, सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं तो इंडिया जो है इंगेज कर सकता है कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया ट्राइलेटरल और बेस्ड ऑन रीजनल सिक्योरिटी. इंडिया, ईरान, अर्मेनिया ट्राइलेटरल फॉर बूस्टिंग INSTC. सो ये किसके ऊपर है? ट्रांसपोर्ट क्या है? ये कौन सा? रीजनल सिक्योरिटी का. सो सेम इंटरेस्ट है, रीजनल सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो छोटी कंट्रीज, जो थोड़ी थोड़ी कंट्रीज जब मिलेंगी, मिनीलैटरल्स बनाएंगे, तो उनके इंटरेस्ट भी सेम होंगे. हमने जस्ट देखा कि फ्लेक्सिबल विद rigid without rigid commitments, so they can it is very beneficial for India. Solving specific challenges जो हम बात कर चुके हैं, and it helps us India to counter China. For example, Quad की बात कर लेते हैं. But there are issues with minilaterals. Firstly, it diminishes the sanctity of जो बड़ी मल्टीलैटरल है उनकी सैंक्टिटी. फॉर एग्जाम्पल छोटी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट मिनीलैटरल्स, इट विल अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस एंड सैंक्टिटी ऑफ UN फॉर एग्जाम्पल. दूसरी चीज, प्रमोट सॉफ्ट लॉ मैकेनिज्म. हमने बात की कि रिजिड कमिटमेंट्स नहीं है, फ्लेक्सिबल हैं, तो it will as these are not, these are less effective in shaping policy. So हमने बोला these are not rigid, so जो पॉलिसीज चेंज लाने में दे आर वेरी लेस इफेक्टिव. दूसरी, थर्ड इज रिड्यूसिंग इंसेंटिव्स. मल्टी, अब जब पहले कंट्रीज थी मल्टीलैटरल में इंगेज हो करती थी फॉर ब्रिंगिंग देयर इंटरेस्ट, फॉर टेकिंग देयर इंटरेस्ट, फॉर कंप्लीटिंग देयर इंटरेस्ट, ओके, एड्रेसिंग देयर इंटरेस्ट. बट अब मल्टीलैटरल्स में जाने का कोई फायदा उनको इंसेंटिव्स नहीं दिख रहे हैं. तो दैट इज अगेन undermining sanctity of multilaterals. Then detrimental to countries. For example, हमने बहुत बात की कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया ट्राइलेटरल रीजनल सिक्योरिटी पे इन इंडो पैसिफिक. But there are also other countries which are in this region of Indo-Pacific. So they are not part of this trilateral. So it is detrimental to the countries which are not part of this. Other issues, legitimacy and inclusiveness. So वही चीज़ है जो कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल इंडो पैसिफिक की कंट्रीज जो इस मिनीलैटरल का पार्ट नहीं है, दे इट अंडरमाइंस देयर इंटरेस्ट. सो देयर इज लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस. ये जो सेम एग्जांपल, लिमिटेड रिसोर्स क्या, मिनीलैटरल्स हैं, कैपेसिटी भी कम है और रिसोर्सेज में, जब रिसोर्सेज कम है, अपनी कैपेबिलिटीज कम है, तो दे विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग मेजर चेंजेस. अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि हमने बोला कि रिजिड कमिटमेंट्स नहीं है. देन देयर इज नो कंपल्शन फॉर कंट्रीज टू एक्ट. सो अकाउंटेबिलिटी सेट करना बड़ा मुश्किल है. सो हाउ वुड वी एंड दिस? फॉलोइंग द फिलॉसफी ऑफ सर्वजन हित सर्वजन सुख्य. सो सबके हित की बात करनी है और सबके सुख की बात करनी है. एवरीवन्स बेनिफिट एंड एवरीवन्स हैप्पीनेस. इंडिया, सो इंडिया शुड फॉलो दिस सर्वजन हित सर्वजन सुख्य. India should embrace the concept of both minilaterals and multilaterals. For short term minilaterals पे focus करना, but long term के लिए multilaterals. So this is how we will end the topic of. Now let's see G7. So what is G7? So G7 is, wait a second. So it's a group of 7 countries. It's informal. अभी just हमने देखा कि ये minilaterals हैं. So informal groups हैं, group हैं of advanced democracies which meet annually to coordinate. तो क्या काम है? To coordinate on global economic policies. तो global economic policies को coordinate करना और
address other transnational issues. So हमने क्या बोला, it is basically a minilateral, so informal है, so informal, ठीक है। दूसरी चीज कौन सी कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं, these are advanced democracies meet annually। क्यों मीट करते हैं, to discuss, to coordinate global economic policies and what, and address transnational issues। so तो क्या चीज़ हमें पता चली, ये इनफॉर्मल है, हर साल मीट करता है और 2 मकसद हैं इसके, 2 काम हैं। पहला काम ये है कि इट कोऑर्डिनेट्स, इट फॉर्म्स ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, और दूसरी चीज़ इट एड्रेस दी इश्यूज लाइक ट्रांसनेशनल इश्यूज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, अगर हम बात करें कितनी सिग्निफिकेंट है G7 की अगर बात करें तो 40% ऑफ द इकोनॉमी जो है, जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो G7 कंट्रीज की ही है। अगर इन 7 कंट्रीज की इकोनॉमी को जोड़ दिया जाए तो पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी के 40% ये फॉर्म करते हैं, और 10% पॉपुलेशन है। सो सोचे कि कितनी बड़ी कंट्रीज हैं इकोनॉमिकली। सो 10 जस्ट 10% पॉपुलेशन और 40%, सो दे आर हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। और 25% ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, सो 10% लोग जो हैं 25% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करते हैं। सो दे आर वेरी सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड। करंट जियोपॉलिटिक्स में G7 का क्या रोल हो सकता है, लेट्स सी व्हाट। तो पहली चीज हम बात करेंगे, क्योंकि मकसद इसका हमने देखा कि 2 मकसद हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज और दूसरा जो है ट्रांसनेशनल इश्यूज को एड्रेस करना। सो लेट्स सी व्हाट आर द इश्यूज और व्हाट आर द थिंग्स दैट these G7 कंट्रीज कोऑर्डिनेट और डू। सो पहला रिसेंट एग्जांपल हमारे पास ग्लोबल गवर्नेंस जो है, उस पे एक सेंट्रल रोल अभी हमने बोला, जब हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो है शेप करती हैं, तो गवर्नेंस इज वन सच सेक्टर, वन सच फॉर्टे जहाँ पे थ्रू गवर्नेंस हम इकोनॉमिक को जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो एआई गवर्नेंस और टैक्स गवर्नेंस। एआई गवर्नेंस में GPAI, that is Global Partnership on AI, which India is also part of, और हिरोशिमा AI प्रोसेस। सो अगर हम ग्लोबल गवर्नेंस में AI की बात करें तो हमारे पास 2 चीज़ आ गई, GPAI और हिरोशिमा AI प्रोसेस, हैप और GPAI। ये आपको याद रखना है गवर्नेंस के रिलेटेड। सो गवर्नेंस के रिलेटेड GPAI और हैप, गवर्नेंस में भी स्पेसिफिकली AI के रिलेटेड। देन गवर्नेंस में टैक्स गवर्नेंस की अगर बात करें तो टैक्स गवर्नेंस में FATF 1989 में G7 ने ही बनाया है। तो FATF, so you will be writing the functions of FATF in the comment box. Okay, then it is a defender of rules based international system. So it is a defender, तो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम का डिफेंडर इसलिए है क्योंकि जब इंटरनेशनल सिस्टम रूल्स के हिसाब से चलेगा तभी जाके बेटरमेंट होगी किसकी, वर्ल्ड की। सो फॉर एग्जांपल हमने बात की, इट सपोर्ट्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सो जब इंडो पैसिफिक ओपन होगा, फ्री होगा, तभी बेटरमेंट होगी किसकी, वर्ल्ड की। based on rule of law which is inclusive, prosperous, secure and grounded on sovereignty। जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं और G7 कंट्रीज की बात करते हैं, तो G7 कंट्रीज में वेस्टर्न बेसिकली US अलाइज ज्यादा हैं। सो देयर मेन फोकस इज टू काउंटर चाइना। सो जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना जो है इट वांट्स, एंड जस्ट हमने पढ़ा कि असर्टिव चाइना है, तो सबसे बड़ी असर्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू, इट इज विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक, जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज को लाइक फिलीपींस एंड अदर कंट्रीज, उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस में उनकी जो टेरिटरीज हैं, उनके जो आइलैंड्स हैं, उनको जो है इट वांट्स टू हैव अ कंट्रोल ओवर दैट। But G7 wants an open, free, and secure Indo-Pacific just because it is a defender of rules-based
इंटरनेशनल सिस्टम। देन हम बात करें इट्स अ प्लेटफॉर्म, सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म। हमने जस्ट बात की कि ग्लोबल इश्यूज को जो है इंटरनेशनल क्राइसिस डिस्प्यूट्स को डिस्कस करता है एंड वांट्स टू रिजॉल्व इट। सो हमने जो पहले दो फंक्शंस पढ़े, तो इट इज वन सच। Then G7 summits have generated, it is not just a talking प्लेटफॉर्म के जैसे यूएन की हम बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। So it has generated results, like for example global Apollo program for multinational clean energy research। उसके बाद बेप्स, अगर हम जब हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, तो बेप्स इज वन सच वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स, इसको टैक्स इवेजन के ऊपर बेप्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ G7. So it is a G7 club of democracies. It has emerged a dynamic coalition position, political epicenter of global to defend. So as हमने बोला, these are modern developed democracies. So these are democracies. जब 7 democracies जुड़ेंगी, then they will defend a democratic society with what its leader called rules based। जब हमने functions की बात करी, दो functions ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी को वो क्या करते हैं, शेप करते हैं। दूसरी हमने क्या बात की, दूसरा इसका फंक्शन था, व्हाट वाज द फंक्शन, सेकंड फंक्शन, दैट फंक्शन वाज एड्रेस ट्रांसनेशनल इश्यूज। सो अगर हम इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज में गवर्नेंस को डाल सकते हैं कि गवर्नेंस जो है, जिसमें हमने एआई का पढ़ा और टैक्स का पढ़ा, टैक्स गवर्नेंस का पढ़ा, तो इसमें जीपीएआई, हैप, टैक्स में हमने पढ़ा किसका, वी स्टडीड अबाउट FATF, और हम जो है बेप्स को भी इसी में डाल सकते हैं। सो जब गवर्नेंस बेटर होगी तभी जाके इकोनॉमिक पॉलिसीज वर्क करेंगी। दूसरी रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को इट इज अ डिफेंडर। सो जब रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम होगा तभी जाके इकोनॉमिक पॉलिसीज बेटर जो इम्प्लीमेंट होगी। और उसके बाद हमने बात की, इट इज नॉट जस्ट इट हैज जनरेटेड रिजल्ट्स आल्सो। सो रिजल्ट्स भी इन्होंने जो है जनरेट, जैसे हमने बात की बेप्स की बात की, और अपोलो, व्हाट वाज दैट, अपोलो प्रोग्राम, ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम की बात की। ओके, नाउ ट्रांसनेशनल इश्यूज में जस्ट हमने ये बात की, अ प्लेटफॉर्म फॉर टू डिस्कस एंड रिजॉल्व प्रोमिनेंट इंटरनेशनल। सो यहाँ से हमें पता चलता है व्हाई दे आर सिग्निफिकेंट। सो सिग्निफिकेंस में हमने दो चीजें क्या पढ़ी, वी स्टडीड ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज के रिलेटेड और ट्रांसनेशनल इश्यूज, जो रिसेंटली इसराइल का इशू चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का इशू चल रहा है। सो इट discusses and tries to resolve that also. So this is how we should study. Then what are the limitations of G7 जो है without broader participation, सिर्फ 7 countries हैं, so it is not having broader participation like India, emerging economies जो हैं, democracies। so हमने बोला कि these are democracies, advanced democracies। so India is not part of this। India is world's largest democracy, so why India is not part of it? So it is not having broader participation, like जैसे बात की, जैसे G7 represent global south like India, Brazil are missing, वही चीज हमने की। G7 fails to reflect current global economic landscape। so जब हम बात करते हैं, G7 dominance 60% थी और अभी सिर्फ 26% रह गई है with respect to, but emerging economies जो हैं they form around 50% of global economy। so उनकी जो economic dominance थी 60% 1970s में थी और अब कम। so which means कि G7 does not represent the global economic power of current situation, current time, क्योंकि अब current time में emerging economies जो हैं they are at the better place। जैसे हमने बोला कि अराउंड 50% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी इमर्जिंग इकोनॉमीज की। सो दैट इज व्हाई इट इज अ लिमिटेशन। सो पहली लिमिटेशन वी स्टडीड कि पार्टिसिपेशन नहीं है। पार्टिसिपेशन में भी हमने बोला कि जैसे इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है,
ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, तो दे आर नॉट मेड पार्ट ऑफ इट। दूसरी चीज़ हमने बोला कि इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट द करंट ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप, जिसमें हमने बोला कि इमर्जिंग इकोनॉमीज व्हिच फॉर्म 50% ऑफ टोटल ग्लोबल इकोनॉमी दे आर नॉट पार्ट ऑफ इट, तो इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट। और इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सो इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी नहीं है, सो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देन unity is undermined discord between countries. For example, US refused to join G7. So within G7 there is an issue, there is a kind of coordination का issue है within the G7. For example, उसने example दी कि जैसे यूएस ने रिफ्यूज किया G7 क्लाइमेट चेंज डिक्लेरेशन इन G7 जो मीट हुई थी कनाडा। सो देयर इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल इश्यूज बट आल्सो इंटरनल इश्यूज। फर्स्ट इंटरनल इशू ने क्या कहा कि विद इन द G7 देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे G7 क्लाइमेट चेंज डिक्लेरेशन से यूएस ने इट रिफ्यूज टू ज्वाइन इट। सो दिस इज these are the limitations of G7. So significance of इंडिया, अगर इंडिया पार्टिसिपेट करता है G7 में तो क्या सिग्निफिकेंट, और व्हाई इंडिया नीड्स G7। सो दो यहाँ पे आप दो जो है सिनेरियोज निकाला है कि पहला सिनेरियो ये है कि व्हाई G7 नीड्स इंडिया एंड व्हाई इंडिया नीड्स G7। सो दिस इज द सिनेरियो G7। सो यहाँ से मुझे एक चीज याद आती है, तो यू शुड बी राइटिंग द कमेंट बॉक्स दैट व्हाई UN needs India to be part of its UNSC and why India needs UNSC to be part of the permanent membership. So बात करते हैं, so why G7 needs India, तो इसमें सबसे पहली एग्जांपल उन्होंने दी कि it's frequent, so India is frequently invited there as guest in G7 summits, which shows कि इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो इंडिया इज needed by G7। दूसरी चीज, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर मेक इट्स potential future member। So G7 needs India because India is growing economic and military power। So पहली चीज, सबसे पहली कि पहले तो जो हमें बुला रहे हैं, तो बुला रहे हैं तो इसका मतलब वी आर समथिंग। सो कुछ हो तो तभी आपको बुला रहे हैं, अगर कुछ ना होते तो क्यों बुलाते। सो पहले आपको बुला रहे हैं। दूसरी चीज आ गई कि आपको क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर है। सो मकसद हमारा जो एम जो होना चाहिए कहने का, याद रखने का, तो याद आप कैसे भी रख सकते। तो हमने वी मेड अप दिस स्टोरी कि पहले तो हमें बुलाया जा रहा है, जब हमें बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ हैं। लेकिन जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी आर इनवाइटेड बिकॉज वी आर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। देन इंडियाज इंक्लूजन हेल्प्स G7 बेटर अंडरस्टैंड एंगेज विद सब। जब हम बात करते हैं कि देयर इज लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज इन G7, तो जब इंडिया जब इट विल बिकम पार्ट ऑफ G7, तो इट विल help G7 to better understand engage with global south। so global south में क्या इशू चल रहे हैं, it will have a better understanding of that। so now let's see, so firstly write it। so पहली चीज उसने बोली कि invitation, so frequent invitation, so frequently India जो है invite किया जा रहा है। तो दूसरी military and economic power है इंडिया, so that is why it is important। तीसरी चीज उसने बोली क्या, इसने बोली कि it will तीसरी चीज that it will provide a alternative to China। so G7 को इंडिया इसलिए चाहिए, it needs India because it is an alternative to China। so चाइना में जहाँ पे जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, चाइना इज पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ग्लोबल सप्लाई चेन्स। लेकिन इफ इंडिया G7 इसलिए G7 को इंडिया चाहिए क्योंकि इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। सो जो अपॉर्चुनिटीज चाइना प्रोवाइड करता है फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल सप्लायर्स, वही इंडिया प्रोवाइड कर सकता है, लाइक रॉ मटेरियल, लाइक चीप लेबर। सो दिस इज व्हाट इट इज। तीसरी चीज हमने चौथी चीज हमने इसमें देखी, व्हाई G7 नीड्स इंडिया इज बिकॉज it will provide better understanding of problems of global south। so
ग्लोबल साउथ। सो नाउ देखते हैं कि व्हाई इंडिया नीड्स G7। सो जब इंडिया G7 का पार्ट हो जाएगा इंडिया, तो क्या होगा, सबसे पहले इट विल बिकम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। सो जब ये चीज होगी तो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बी समथिंग। सो दूसरी, इट इज अमोंग द कमिटी ऑफ डेमोक्रेसी। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। जब इंडिया एडवांस डेमोक्रेसीज का एक मेंबर बनेगा, देन it will represent that India is जो है बहुत बड़ी डेमोक्रेसी। it will have a positive boost, so it will help India to be become part of UNSC also. For India, the outreach session of G7 में always important plan to shape। G7 में ये रहता है कि इंडिया अपनी अचीवमेंट्स को बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है बताएगा कि वी हैव, कैसे हमने फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन किया, लाइक यूपीआई का सिस्टम ने कैसे स्टार्ट किया, हाउ वी हैव मूव्ड फ्रॉम दी जो सिस्टम दूसरा था तो डीबीटी में आ गए, तो हाउ वी सेव्ड मनी यूजिंग डीबीटी, हाउ आर जैम ट्रिनिटी जो है दैट इज अ सक्सेसफुल plan. So this is how India, it will not just provide India a platform to discuss its issue, but also to discuss its achievements. So it will help to give priority, that is not much important. So इसकी जो conclusion है that will be writing United States का US का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है उन्होंने कहा G7 को स्टीयरिंग कमेटी ऑफ फ्री वर्ल्ड and its pivotal role in shaping global policy as democracies face complex issues। G7 जो है unified approach critical issues like India। so वही चीजें तो आपने सिंपल USNSC को डालना है। उन्होंने क्या कहा है, G7 is a steering committee of free world। तो आगे आपने वही जो इंट्रोडक्शन में आपने लिखा था वो लिख सकते हो कि हाउ इट लीड्स टू global governance or how it is very important for resolving transnational issues। so हमने क्या क्या किया, हमने किया what is G7। G7 को हमने बोला कि it is informal क्या, informal set of advanced democracies। so advanced democracies और दो functions हैं, to coordinate global economic policies and address transnational issues। so this was the introduction। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सिग्निफिकेंस की बात की, 40% इकोनॉमी, 10% पॉपुलेशन, 25% इसकी। सो देन सिग्निफिकेंस में हमने इसी में जो हमने दो फंक्शंस जो है इसके G7 के निकाले थे, इसी में हमने बोला कि गवर्नेंस में, ग्लोबल गवर्नेंस में कैसे इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे ये डिफेंड करता है। उसके बाद इट इज नॉट जस्ट अ talking platform, it has brought results like global Apollo program, like BEPS, address transnational issues like यूक्रेन रशिया का इशू उन्होंने एड्रेस किया, देन इसराइल और पैलेस्टाइन के इशू पे इन्होंने जो है बात की। देन व्हाट आर द लिमिटेशंस, हमने बोला कि लिमिटेशन सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसके बाद करंट ग्लोबल इकोनॉमिक जो सिनेरियो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं उनकी जो है इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंस्टीट्यूशनल। उसके बाद इंटरनल इश्यूज हैं इनमें, जैसे हमने बात की यूएस जो है G7 क्लाइमेट चेंज डिक्लेरेशन से बाहर। देन हमने बात किया व्हाई this G7 needs India and why India needs G7। why G7 needs India, because पहले तो ग्लोबल साउथ की आवाज उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद why it needs, because of India's importance has increased, that तभी तो वो बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? because of economic and military power India is a great, or it also provides an alternative to China। why India needs India wants to be super world, it wants to become net security provider in Indian Ocean region, so multiple other। so हमने खत्म करना है G7 according to United States NSC, उन्होंने क्या कहा, it is a steering committee of free world। so another जो टॉपिक हमारा पूरा हो गया, let's see हमने क्या क्या कर लिया।
G7 एंड मिलिलेटर्स। अब हमारे पास फ्रांस, जापान और यूरोपियन यूनियन रहता है। लेट्स दी फर्स्ट कंट्री इज इंडिया एंड फ्रांस। सो फ्रांस के साथ हमारी कैसे रिलेशनशिप्स हैं, इन इस आर्टिकल में यही दिया गया है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दी लोकेशन ऑफ फ्रांस। सो कोई भी क्वेश्चन अगर आप IR के स्टार्ट करते हैं, देयर आर टू थिंग्स, either you know either you know or you do not know about the relationship of India with that particular country. But one thing, one approach in these two, both these questions is that you draw the diagram of that particular country. और इंडिया के हिसाब से अगर आपको वर्ल्ड का मैप, इफ़ यू नो दैट, देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दैट। इंडिया को वहाँ पे आपने मेंशन कर देना है एंड दैट पर्टिकुलर कंट्री। Now, before talking about the news, let's see what are the areas of cooperation that India is having with France. सबसे पहले इकोनॉमिक से स्टार्ट करेंगे तो वी आर हैविंग a trade of around $15.8 billion. Then it is France is one of the largest investors in India, जिसकी around FDI बनती है $660 billion in 2022 and 23. सिविलियन हेलीकॉप्टर्स को जो है वी आर बिल्डिंग टुगेदर, जहाँ पे टाटा ग्रुप और फ्रांस की एयरबस मिल के सिविलियन हेलीकॉप्टर्स को बना रहे हैं। सो इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप्स हैं हमने वी स्टडीड कि द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल ट्रेड अमाउंट ऑफ ट्रेड दैट वी डू इज अराउंड $15.68 billion. Then France is one of the largest investors in India, जिनकी इन्वेस्टमेंट अराउंड $660 million बनती है। देन अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में we do military exercises together. For example, we have this military exercise called as Varun, Orion, etc. So you have to write this. Then France जो है that is largest, second largest arms supplier. So ये जितने भी मैं आई एम गिविंग यू एज नोट्स, ये सब इस जो आर्टिकल है उसमें दिया है। सो एट इन डिफेंस फ्रांस प्रोवाइड्स अराउंड 33% ऑफ टोटल आर्म्स टू इंडिया। सो जितना भी आर्म्स इंडिया में आ रहा है अराउंड 33% कम्स फ्रॉम दी फ्रांस। So who is saying this? The very important organization called as CIPRI. For example, Rafael, जो हमने Rafael deals वगैरह की हैं। Then we have also signed this Defense India Defense Industrial Roadmap, जिसमें we believe and we are moving towards co-designing, co-developing and co-manufacture defense industrial इक्विपमेंट्स। सो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी बिलीव वी आर मूविंग टूवर्ड्स को डिज़ाइन, को डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। देन मैन्युफैक्चर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरहॉल फैसिलिटीज़ जो है वी आर आल्सो बिल्डिंग दैट। सो डिफेंस में हमने चार चीज़ें देखी। वी डिड मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वी डिड second largest supplier of arms to India. We also did Defense India roadmap, जिसमें we believe in co-design, co-develop and co-manufacture। और हम MRO facilities provide कर रहे हैं for this Rafale and Leap engines। Okay, so these are defense की cooperation. Now let's see at different levels multilateralism में इंडिया, हमने अभी देखा कि इंडिया believes in multilateralism, it does not believe in unilateralism. So how France is also believing in this is evident from its support for India's permanent seat in UNSC. जब इंडिया कहता है कि we need to be in the UNSC as a permanent member, so France is one such supporter. It also supports India in Kashmir issue, so which also shows that India and France are having great relationship. So it also helped India to enter into MTCR, Wassenaar Agreement, and Australia Group. Then
स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस में मेजर सप्लायर है कंपोनेंट्स टू इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स। देन वी हैव तृष्णा विच इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, जहाँ पे इसरो और जो फ्रेंच का स्पेस प्रोग्राम है, जो फ्रेंच का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर कोऑर्डिनेटिंग। देन वी विल सी जियो स्ट्रेटेजिक, क्योंकि फ्रेंच की कुछ टेरिटरीज हैं in Indian Ocean, so French believes in free and open Indo-Pacific. So we have this Indo-France Indo-Pacific roadmap, which has broadened the scope from Indian Ocean to Indo-Pacific. So India जो था, इंडिया का जो sphere it wanted to have its focus on was Indian Ocean, but now because of Indo-Pacific, India France Indo-Pacific roadmap, हमने जो ब्रॉड स्कोप अपना है ब्रॉड किया फ्रॉम इंडियन ओशन टू इंडो पैसिफिक। देन मूविंग टूवर्ड्स डिजिटल, हमारा क्या रिलेशनशिप है? सो वी हैव यूज्ड यूपीआई इन एट एफिल टावर। France has developed 14 supercomputers, including Param Siddhi. So these are the areas of cooperation between India and France. And recently, जो news में है, recently we have also signed Horizon 2047 roadmap that is based on three pillars. 3P pillars जो हैं उन पे believe करता है: people, partnership for people, partnership for planet, and partnership for security and sovereignty. So partnership of people क्या है कि हम आपस में स्टूडेंट्स को और लोगों को जो है, वी वांट टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स। सो उनका जो नंबर है वी वांट टू इंक्रीज। देन प्लैनेट का अगर हम बात करें तो वी हैव दिस इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप। सो we are having partnerships with the France with respect to partnership for planet. So we wanted to protect the planet. So this is what we wanted to do. और तीसरी चीज़ जो है सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वी वांट टू coordinate or do partnership on this sphere also. So partnership of service security and sovereignty, जिसमें हम we wanted Indo-Pacific stability. We also are focusing on online radicalization, countering online radicalization and combating terror. So these are broad areas of cooperation that we did. Now let's see, but before we move forward, let's see what are the issues, what are the challenges. सबसे बड़ा challenge है the amount of distance between both the countries. Then bilateral trade is great, $50 billion, but it is still less. Then visa restrictions, inordinate delay in nuclear agreements cause of technical, financial, and civil nuclear liability issues both sides have to resolve. There is न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जैतपुर, वहाँ पे अभी तक वो जो डिले, वी वांटेड टू डेवलप इट विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, बट देयर इज डिले, तो ये भी एक इशू है। फिर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के ऊपर जो द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, दी हमारी जो डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट France believes in. As for example, we do not believe in alliances. We want to be strategic and autonomous. We do not want to be influenced by other countries' policies. But France जो है that it engages in alliances. So France जो है, it is an alliance. It's a part of NATO. So there is a issue of the official recognition of what actually is strategic autonomy. So way forward you will do by yourself कि हमें क्या करना है, increase करना है people to people relationship. अगर if you do not know anything with respect to way forward with respect to any country, so सबसे पहला आपने क्या काम करना है, people to people cooperation जो है बढ़ाना है। दूसरी चीज़ आपने कहना डिप्लोमेटिक जो है, आपने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स बढ़ाएं आप, ओके। देन आपने क्या करना है, जो डिलेज हो रहे हैं
इन प्रोजेक्ट्स वो कम करने हैं, देन आपने क्या करना है, सेम चीज़ें की हैं, लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग कोऑपरेशन, सो वट एवर वी आर कोऑपरेटिंग ऑन, हमें उसका फ़ायदा लेके और बेटर, so anything you can write in way forward, so but before we move forward, let's revise it. सो रिवाइज करने के लिए सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसा है, $15 बिलियन अराउंड, उसके बाद $660 million का हमारा FDI है विच इज सेकेंड लार्जेस्ट, देन वी आर ऑल्सो बिल्डिंग सिविलियन हेलीकॉप्टर्स, टाटा एंड एयरबस। देन अगर हम देखें डिफेंस की बात करें तो वी आर हैविंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस लाइक वरुण करुण etc. Then we are also focusing on it is second largest supplier of arms to India according to SIPRI. Then तीसरी क्या चीज़ है, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, जिसमें हम क्या करेंगे, को डिज़ाइन करेंगे, को डेवलप करेंगे एंड को मैन्युफैक्चर करेंगे डिफेंस की जो जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं। MRO फैसिलिटीज़ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर लीप एंड रफेल इंजन्स। देन अगर हम बात करें मल्टीलेटरल की बात करें तो इट सपोर्ट्स इंडिया ऑन कश्मीर इशू, इट सपोर्ट्स इंडिया इन UNSC's परमानेंट मेंबरशिप। और तीसरी क्या चीज़ है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग इंडिया फ्रांस हेल्प इंडिया टू बी पार्ट ऑफ MTCR, वेस्टर्न आर ग्रुप एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। देन स्पेस की बात करें तो स्पेस में फ्रांस जो इट प्रोवाइड्स मल्टीपल कंपोनेंट्स फॉर इंडिया स्पेस प्रोग्राम्स, सो कंपोनेंट्स और तृष्णा। देन जियो स्ट्रेटजी की बात करें तो वी हैव इंडो पैसिफिक इंडिया फ्रांस इंडो पैसिफिक रोड मैप, जिस पे वी वांट we have increased our scope from Indian Ocean to Indo-Pacific. So these are areas of cooperation. Recently, we are also having this 3P approach under Horizon 2047 roadmap. जिसमें we are focusing on partnership for people, जिसमें इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स को, उनके नंबर को एंड ग्रेजुएट्स को, पार्टनरशिप फॉर प्लानट एंड पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी। सो पार्टनरशिप फॉर प्लानट में हमने ISC की बात की, इंडो पैसिफिक व्हाट वाज द सेकंड थिंग, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव एंड मल्टीपल इनिशिएटिव। सो सिक्योरिटी सोवरेनिटी में इंडो पैसिफिक ओपन एंड फ्री की हम बात करते हैं, so issues and all. So now let's move towards India Japan, that I'm going to provide you here. आपने क्या करना है, आपने सेम चीज़ करनी है, जैसे हमने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं आपने वैसे ही नोट्स बनाए। so this thing I will be providing on Telegram, on my Telegram channel, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, and in European Union, sorry, this is Eurasia, India-Eurasia relationship. Okay, so these two things I'm going to provide you. So इसमें ये होगा इंडिया यूरेशिया रिलेशनशिप में कि why there is this Eurasia area is in news these days, hotbed of conflict, for example Russia Ukraine war, Armenia Azerbaijan। so चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इस एरिया में। उसके बाद US की स्ट्रेटजीज, तो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो रही है। देन रीजनल जियो स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस कि चाइना के नो लिमिट्स पार्टनरशिप, जैसे रशिया और चाइना का नो लिमिट्स पार्टनरशिप, दे कैन गो टू एनी लिमिट। सो वो जो अलाइंसेस का सिस्टम है यहाँ पे बढ़ रहा है। देन शिफ्ट ऑफ ग्लोबल ऑर्डर टूवर्ड्स यूरेशिया। सो मल्टीपल प्रोग्राम जैसे IMAC जो हमारे इंडिया मिडिल ईस्ट G20 के लास्ट, जब इंडिया वॉज द प्रेजिडेंट तब ये IMAC, so changing this global order towards Eurasia. Then what are the opportunities for India? अब ये जो इश्यूज हैं इसके लिए इंडिया को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, अगर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो प्रोडक्शन के लिए इंडिया कैन प्रोवाइड अपनी जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि देयर इज, जब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है तो इंडिया कैन प्रोवाइड दी assistance
with respect to products. Then stretch, अच्छा अगर रशिया भी यूरेशिया का पार्ट है तो रशिया के साथ जब आप रिलेशनशिप रखेंगे, तो रशिया के साथ रिलेशनशिप रखें तो आप चाइना को काउंटर करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। ओके, उसके बाद इंटीग्रेटेड डिफेंस स्ट्रेटजी ऑफ यूएस, इट सीक्स सो बैलेंस, जब वी वांट टू बैलेंस चाइना तो हम रशिया के साथ रिलेशनशिप बनाए, तो यूएस जो है इन दोनों को जो है इट वांट्स टू बैलेंस, तो इंडिया अच्छा यूएस वांट्स great relationship with India to balance these two. Our strategic partnership कि Armenia and it is not much important. Economic relationship की energy security, अगर हम यूरेनियम की बात करें तो we import from I think Kazakhstan. Then हम नेचुरल गैस, ऑयल एंड मल्टीपल अदर थिंग्स वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं. Enhance trade relationship with Russia during this Russia-Ukraine war. We were and there were so many complaints with respect to, तो हमें बहुत ज़्यादा we were very much under fire because of this कि we are increasing our trade relationship with Russia. So these are the economic opportunities that India is getting because of these changing landscape, changing, evolving landscapes or things in Eurasia. So this you will also do. I will be providing this link in the description uh, of my Telegram channel. अब वहाँ से करें. So all in all we did multiple things. सबसे पहले हमने we did India as a global peacemaker, G7 minilaterals, फ्रांस, ये दो जो हैं ये आपने you have to do by yourself. So on these lines जो हमने फ्रांस के टाइम पे the kind of सिस्टम वी मेड ड्यूरिंग फ्रांस के वाले रिलेशनशिप, कैसे हमने उसके नोट्स बनाए वैसे आपने इनके नोट्स भी बनाने हैं. सो दिस वाज द एंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला पार्ट of the month of June 2024. In our next video with respect to this current affair magazine, we will be doing ethics from July 2024 and after that again IR जो है जुलाई का करेंगे. So till then take care. We will meet very soon. Please subscribe to this channel, like करें, share करें and